Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. Today we will discuss about seed. जो मॉर्फोलॉजी है फ्लावरिंग प्लांट्स की, उसमें हमने फ्लावर के बारे में, फ्रूट के बारे में, जो फ्लावर की वर्ल्स हैं वन बाय वन, इन सभी को हमने डिस्कस कर लिया. आज हम डिस्कस करेंगे सीड के बारे में. ठीक है, कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जैसे ओवरी से फ्रूट बनता है, वैसे ही जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट गेट कन्वर्टेड इनटू सीड. ठीक है, तो अब सीड की बात करेंगे. किससे बना? ओव्यूल से बना. सीड के अंदर, या हम कह सकते हैं कि इसके अंदर वो पावर है जो एक न्यू लाइफ को प्रोड्यूस करता है, या सीड क्या है, नेक्स्ट जनरेशन को जो इस अर्थ के ऊपर लेके आता है. प्लांट्स में जो न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करेगा वो क्या है, सीड है. ठीक है, तो सीड किससे बना? ओव्यूल से बना. अगर हम सीड कोट की बात करते हैं, सीड कोट मतलब सीड की जो आउटर कवरिंग है, तो ओव्यूल का डायग्राम देखते हैं. तो ओव्यूल में क्या है, दो इंट्यूगमेंट्स होती हैं, आउटर इंट्यूगमेंट एंड इनर इंट्यूगमेंट. ठीक है, क्या है, इंट्यूगमेंट होती हैं, और यही जो इंट्यूगमेंट है ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, दे गेट कन्वर्टेड इनटू सीड कोट. सीड का जो बाहरी कवर है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, उसकी फॉर्मेशन करेंगी. तो दो सीड कोट होते हैं बेटा, टेस्टा आउटर मोस्ट, ठीक है, एंड इनर इज टेगमेन. तो क्या है, ये दो सीड कोट हैं. सीड्स के अंदर मतलब उसको जर्मिनेट करने के लिए, जर्मिनेशन का मतलब है उगना. ठीक है, सीड जर्मिनेट कर रहे हैं, सीड जो उग रहा है, तो उसको पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए. और ये जो एनर्जी है सीड के अंदर दो चीज़ों में जो स्टोर रहती है. एक तो है कोटिलेडन, और कुछ ऐसे सीड हैं, ठीक है, जिनके अंदर क्या होता है, दैट दे हैव इंडोस्पर्म. जो ये वही इंडोस्पर्म है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था, जो ट्रिपल फ्यूजन से, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था ना, उसमें क्या है, ट्रिपल फ्यूजन हुई, ट्रिपल फ्यूजन से क्या बना, इंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हुई. ठीक है, जो सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लियाई थे उनके साथ मेल सेल फ्यूज हुआ, 3 न्यूक्लियस की फ्यूजन हो रही है, तो इसको बोला ट्रिपल फ्यूजन, और जो प्रोडक्ट बना दैट इज इंडोस्पर्म. तो ये क्या करते हैं, ये फूड को रिजर्व करके रखते हैं. ठीक है, ताकि सीड को एनर्जी मिल सके, वो जर्मिनेट कर सके. नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ द फूड, देन ऑन द सीड, देन ऑन द बेसिस ऑफ द कोटिलेडन, ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलेडन सीड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, that is dicotyledon seeds, or we can call it dicot seed, and the monocot seed or monocotyledon seed. डाइकोट, डाई का मतलब दो, तो ऐसे सीड जिनके अंदर 2 कोटिलेडन्स होते हैं. ठीक है, और मोनोकोट, मोनो का मतलब एक, सिंगल, ऐसे सीड जिनमें सिंगल कोटिलेडन प्रेजेंट होता है. तो 2 कोटिलेडन है तो इट इज डाइकोट, और अगर एक कोटिलेडन है देन इट इज नॉन एज मोनोकोट. ठीक है, अब जो डाइकोट सीड है उसमें इंडोस्पर्म प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. अगर किसी सीड में इंडोस्पर्म प्रेजेंट है, इंडोस्पर्म अगर प्रेजेंट है, ठीक है, still endosperm is found in a seed, then it is known as endospermic seed, or we can call it albuminous seed. कहाँ मतलब एग्जाम्पल कैस्टर. और अगर इंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है, वो टोटली कंज्यूम हो चुका है, ठीक है, तो वो कहलाएगा नॉन इंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, लाइक इन द पी, ग्राम. ठीक है, वैसे ही मोनोकोटिलेडन्स मतलब जिनमें एक क्या है, कोटिलेडन है, तो अगर भाई उसके अंदर इंडोस्पर्म प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा इंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस सीड. ठीक है, सेम है यहाँ पे, हम इसको एंडोस्पर्मिक मोनोकोट सीड बोलेंगे और इसे इंडोस्पर्मिक डाइकोट सीड बोलेंगे. और अगर इंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है देन इट इज नॉन एज नॉन इंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड. एग्जाम्पल wheat, राइस, मेज, ये क्या है, दे आर द एल्ब्यूमिनस और इंडोस्पर्मिक सीड, while ऑर्किड इज अ नॉन इंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड. तो ये जो डायग्राम है मोनोकोट सीड का,
ठीक है, ये मेज का डायग्राम है, मेज का सीड है, यूजुअली आपको एनसीईआरटी में ये डायग्राम मिल जाएगा मेज का, ठीक है, दैट इज सीड ऑफ अ मेज। तो इसमें क्या है, इट हैव अ एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर ये क्या है, इट इज अ इंडोस्पर्मिक सीड। तो एल्यूरोन यहाँ पे क्या है, प्रोटीन की लेयर है, एल्यूरोन दैट इज प्रोटीन लेयर। तो क्या इनमें प्रोटीन की एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, ठीक है। दिस इज द एपिथेलियम, दिस इज द स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम क्या है कि एक जो पैपी सा कोटिलिडन प्रेजेंट रहता है, बाहर की तरफ प्रेजेंट रहता है। ये ऊपर की तरफ जो है, दिस इज द कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल का मतलब क्या है कि ये जो प्लूम्यूल है, मतलब प्लूम्यूल फ्यूचर शूट की जो फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, उसको कवर करके रखता है। या फिर हम कहेंगे कि जो कोलियोप्टाइल है ये क्या बनाएगा भाई, प्लूम्यूल बनाएगा। एंड दिस प्लूम्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, और वी कैन कॉल इट इज अ कवरिंग, आउटर कवरिंग ऑफ द शूट एपेक्स, फ्यूचर शूट, ठीक है। तो प्लूम्यूल क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म द फ्यूचर शूट। वही ये जो नीचे कैप सी जो नजर आ रही है आपको, दिस इज द कोलियोरेहिजा, ठीक है, एंड इट प्रोटेक्ट्स द रेडिकल एंड दिस रेडिकल फॉर्म्स फ्यूचर रूट, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिर्फ एक ही कोटिलिडन प्रेजेंट रहता है, दिस इज द इंडोस्पर्म। तो ये है मोनोकोट का सीड, मेज का एग्जांपल। अच्छा, जब डाइकोट सीड की बात करते हैं तो आपने ना वो डायग्राम भी देखा होगा 10th क्लास में कि हमने ऐसे दो कोटिलिडन्स बनाए, दिस इज द कोटिलिडनरी एक्सिस, ठीक है, और इसके नीचे की तरफ हाइपोकोटाइल प्रेजेंट रहता है और ऊपर की तरफ क्या है, एपिकोटाइल प्रेजेंट रहता है। एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल, मतलब इस कोटिलिडनरी एक्सिस से नीचे का जो हिस्सा है वो हाइपोकोटाइल है और ऊपर का जो हिस्सा है वो एपिकोटाइल है। इट विल फॉर्म द रेडिकल, ठीक है, एंड दिस एपिकोटाइल विल फॉर्म द शूट और वी कैन कॉल इट द प्लूम्यूल। अब देखो, अब डायग्राम की बात करेंगे। इंडोस्पर्मिक मतलब जो डाइकोट का इंडोस्पर्मिक सीड है, ये तो बेसिक सा डायग्राम है जो हमने क्या है 10th क्लास में पढ़ा था। सो दीज आर द कोटिलिडन्स, क्या है, ये कोटिलिडन्स हैं जिसमें ये क्या है, दिस इज द एपिकोटाइल, मतलब कोटिलिडनरी एक्सिस से ऊपर का जो हिस्सा है वो एपिकोटाइल है और नीचे का जो हिस्सा है वो क्या है, हाइपोकोटाइल, और वी कैन कॉल इट द प्लूम्यूल एंड द रेडिकल। प्लूम्यूल जो शूट की फॉर्मेशन करेगा, रेडिकल जो रूट की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इसी में एक और प्रकार के, एक और टाइप के सीड आते हैं, दैट इज द पेरिस्पर्मिक सीड। मतलब अगर किसी भी सीड के अंदर आपको न्यूसेलस, दैट इज द मास ऑफ द सेल दैट इज फाउंड इन द ओव्यूल, क्या है ये, न्यूसेलस का मतलब क्या है, मास ऑफ सेल जो ओव्यूल में पाया जाता है। तो अगर ये मास ऑफ द सेल हमें कहाँ नजर आ जाए भाई, किसी सीड में अगर नजर आ जाए तो इस टाइप के सीड को कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल, ब्लैक पेपर एंड द बीट रूट। अब सीड का स्ट्रक्चर देख लिया, अब हम क्या देखेंगे कि जो सीड है वो जर्मिनेट कैसे करता है या उसको क्या चाहिए जर्मिनेशन के लिए। और जर्मिनेट ना कर पाए तो मतलब हमने क्या किया, 10 जो सीड है वो बो दिए और उसमें से सिर्फ 5 उगे, 5 नहीं उगे, तो वो क्या टर्म हम उसके लिए यूज करेंगे, ठीक है। सो नाउ लुक इट, देखो, अगर जो 10 सीड हमने बोए थे उस 10 में से 5 उग गए तो हम कहेंगे कि ये जो 5 सीड हैं ये क्या हो गए भाई, जर्मिनेट कर गए, और इस प्रोसेस को कहेंगे सीड जर्मिनेशन, कि ये क्या हो गए, ये 5 सीड उग गए। कैसे उगे, इनको कुछ फैक्टर्स चाहिए उगने के लिए, जर्मिनेशन के लिए दे नीड सम फैक्टर्स। इसमें वाटर आ जाएगा कि उनको प्रॉपर वाटर मिला, प्रॉपर लाइट कंडीशंस मिली, या फिर हम कहेंगे प्रॉपर टेम्परेचर मिला, ठीक है। सीड भी वायबल था, मतलब ग्रो कर पाया इंटरनल कंडीशंस में, हार्मोन्स वगैरह उसमें सारे अच्छे से वर्क कर रहे थे। तो ये क्या है, इन्हीं कारण से सीड जर्मिनेट कर गया। अब जर्मिनेशन में भी क्या है कि देखो, 2 तरह की जर्मिनेशन होती है। कई बार जैसे पौधा उगता है ना तो कोटिलिडन्स जो है ऊपर की तरफ आ जाते हैं
और एक बार जो कोटिलिडन्स है वो नीचे, जमीन के नीचे ही रह जाते हैं। तो दो तरह की क्या है जर्मिनेशन होती है, एपिजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन। अगर ये देखो, ये जो हाइपोकोटाइल है, ये हाइपोकोटाइल इलोंगेट कर जाए, इलोंगेशन होगी इसमें, तो ये ग्रो कर गया, ठीक है। ये ग्रो करने से क्या है कि ऊपर की तरफ ये कोटिलिडन्स हैं, जैसे ये नीचे वाला हिस्सा है ये ग्रो कर गया, ग्रो करने से जो कोटिलिडन्स हैं वो जमीन से ऊपर आ गए। तो इस तरह की जो ग्रोथ को या जर्मिनेशन को हम कहते हैं एपिजियल जर्मिनेशन। मतलब सीधी सी बात है, एपिजियल ऊपर की तरफ आगे, क्या आगे ऊपर की तरफ, सोइल से जो कोटिलिडन्स हैं वो ऊपर आ गए, ठीक है। कहाँ आ गए, ऊपर आ गए, मिट्टी से, सोइल से, ठीक है। अगर जमीन के नीचे रह गई, हाइपो का मतलब नीचे, तो अगर जमीन से नीचे रह गए हैं ये कोटिलिडन्स, कैसे रहे, इसमें एपिकोटाइल ग्रो कर गया, एपिकोटाइल ग्रो कर गया तो जो कोटिलिडन्स हैं वो नीचे रह गए धरती के, ठीक है। तो इस तरह की ग्रोथ को कहते हैं या जर्मिनेशन को कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। क्या कहते हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम सोचते हैं कि हाइपोकोटाइल है तो हाइपोजियल हो जाएगा, एपिकोटाइल है तो एपिजियल, ऐसा नहीं है, उल्टा होगा। हाइपोकोटाइल अगर ग्रो कर रहा है तो ये होगा एपिजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन, और अगर एपिकोटाइल ग्रो कर रहे हैं तो ये होगा हाइपोजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन, ठीक है। अब बात करेंगे कि सीड जर्मिनेट नहीं कर पाया, नहीं कर पाया तो क्या करेंगे, पहले उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, 5 जो सीड ग्रो कर गए दे आर नोन एज दैट सीड आर जर्मिनेटिंग। अगर सीड जर्मिनेट नहीं कर पाया इसका मतलब क्या है, सीड डोरमेंट है। क्या है, सीड डोरमेंट है, और इस प्रोसेस को कहेंगे डोरमेंसी। मतलब एक सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर पाया, उग नहीं पाया, इसीलिए वो क्या कहलाएगा कि भाई ये जो सीड है ये डोरमेंट हो गया, इसमें डोरमेंसी आ गई। डोरमेंसी को कैसे तोड़ेंगे, नेचुरल की बात करें तो अपने आप क्या है, जैसे कैटल्स वगैरह इसको खाएंगी तो कैटल्स के स्टमक में जाएगा सीड, और क्या है अपने जो एंजाइम्स उसके ऊपर एक्ट करेंगे, और इसका जो सीड कोट है वो परमिएबल हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, टूट जाएगा और सीड ग्रो कर जाएगा। मतलब डोरमेंसी का मेन कारण क्या होगा कि सीड कोट क्या है भाई, हार्ड हो गया, ठीक है। इसके अंदर से ना तो मतलब वाटर नहीं गया सीड कोट हार्ड होने के कारण, और सीड जर्मिनेट नहीं कर पाया, मतलब उसको प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिली, ठीक है। अब देखो दूसरा, अब करेंगे बात हम आर्टिफिशियल मेथड्स की। हालांकि ये तुम लोग जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे जिसमें प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगा उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि सीड डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन उसमें भी गिवन है, हार्मोन्स का इफेक्ट है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको जिब्रेलिन, जिब्रेलिन से क्या कराएंगे भाई, जो जिब्रेलिन क्या है, हार्मोन है। क्या है ये, हार्मोन है, और ये हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है इस डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करने के लिए। मतलब ये सीड कोट को ब्रेक डाउन कर देगा और सीड जर्मिनेट कर जाएगा। या कई बार क्या है कि जैसे लो टेम्परेचर से भी ट्रीट करते हैं ताकि सीड ग्रो कर जाए, और कई बार केमिकल्स का भी यूज करते हैं सीड कोट को तोड़ने के लिए। तो ये क्या है, दीज आर द आर्टिफिशियल मेथड्स जिससे हम डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करते हैं। कौन सा हार्मोन है, जिब्रेलिन। अच्छा क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा हार्मोन है जो सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ABA, एब्सिसिक एसिड। आई बात समझ में। तो इनको हम लोग क्या करेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, मतलब यही चीज़ों को दोबारा से पढ़ेंगे, दोबारा से तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी। अब लास्ट टॉपिक बचते हैं सीड में, वो है सीड का डिस्पर्जल। कई बार पूछ लेता है नीट में कि अगर सीड है वो हवा से डिस्पर्ज हो रहा है तो उसको क्या बोलोगे, एनिमल के कारण डिस्पर्ज हो रहा है, मतलब सीड जो निकल रहा है, ठीक है, तो वो कैसे उसका डिस्पर्ज होगा। तो भाई अगर हवा के कारण सीड का डिस्पर्जल हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू विंड, देन इट इज नोन एज एनीमोकोरी। क्या कहेंगे, एनीमोकोरी। अगर पानी के कारण सीड डिस्पर्स हो रहा है, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर वाटर के कारण क्या है, सीड डिस्पर्स हो रहा है, तो इट इज नोन एज हाइड्रोकोरी। व्हाट वी विल कॉल इट, हाइड्रोकोरी।
कोरी। और अगर एनिमल्स, कई बार क्या है ग्रेजिंग एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, जब वो ग्रेजिंग करते हैं, चरते हैं, तो उस कारण भी क्या होता है कि सीड डिस्पर्स हो जाता है। तो एनिमल्स के कारण अगर सीड डिस्पर्स होता है तो वो कहलाता है जूकोरी। क्या कहलाता है? जूकोरी। तो हवा के कारण एनीमोकोरी, पानी के कारण हाइड्रोकोरी और एनिमल्स के कारण जूकोरी। ठीक है, तो ये था सीड के बारे में, समझ में आया? चलो अब इस जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दैट इज एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। तो वन बाय वन, क्योंकि उसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, फ्लोरल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि उस फ्लोरल फॉर्मूला में क्या क्या सिंबल्स यूज करते हैं, के किसके लिए है, सी किसके लिए है, ए पी टी, ये सारी मतलब हम क्यों यूज करते हैं और ये किसको डिनोट करते हैं। और उसके बाद वन बाय वन फैमिली विद कैरेक्टर्स, विद एग्जांपल्स, विद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या आता है कि सिंपल है ना, आपको एक फ्लोरल फॉर्मूला दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है 3 का तो याद करना ही करना है जो एनसीईआरटी में गिवन है। हालांकि ब्रेसिकेसी का भी गिवन है, तो 4 तो ऐसी हैं जिनका फॉर्मूला हमें लर्न होना ही चाहिए, बिकॉज फॉर्मूला दे देगा और पूछ लेगा कौन सी फैमिली का है। ठीक है, अब ये कौन सा, ये जो वीट है या फिर पी है, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इन सब को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।